बीना शुभ को देखकर कहती है, शुभ। शुभ जो फोन में बैठे हुए कुछ कर रहा था वो पलट कर देखता है और सामने बीना को देखता है। काफ़ी कमज़ोर लग रही थी, पहले से आंखों के नीचे झाइयाँ आ गई थी। देखकर कोई भी बता सकता था कि उसकी हालत ख़राब है, मगर शुभ को उसकी हालत देख थोड़ी देर को दुख होता है, मगर फिर उसे बीना के कहे शब्द याद आते हैं। मैंने शुभ से पैसे के लिए शादी की थी। अब वो एक ठंडी आह भर कर कहता है, तो तुम आ गई। बीना अब कोई जवाब नहीं देती और आकर वहीं उसके सामने वाली टेबल पर बैठ जाती है। शुभ कहता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? बीना बिना कुछ कहे बस शुभ को ही देख रही थी। शुभ आगे कहता है, तुम्हारी तारीफ करने के लिए। मान गए, क्या चाल खेली है आपने? अपने भाई को मेरी बहन के पीछे भेज दिया ताकि तुम इस रिश्ते को रोक सको। बीना अपनी धीमी आवाज़ में कहती है, क्या खांसते हुए मतलब है तुम्हारा? शुभ अब झूठी हंसी हंसते हुए कहता है, वाह, क्या अनजान बनने का ड्रामा कर रही हो। बीना कहती है, नहीं शुभ, बताओ ना हुआ क्या है। शुभ गुस्से में दांतों को मिसते हुए कहता है, तुम्हें मेरी बहन और विशाल के रिश्ते का सहारा लेकर मुझसे डाइवोर्स रुकवाना है ना? बीना कहती है, नहीं शुभ, ऐसा कुछ नहीं है। शुभ कहता है, कुछ नहीं है, अच्छे से जानता हूँ कि क्या है क्या नहीं, समझी? मैंने तुम्हें यहाँ सब इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हें ये सब बता सकूँ। शादी तो मेरी बहन की होगी और उसी लड़के से जिसे वो चाहती है। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे रोक सकती हो इस शादी को। बीना कहती है, मगर शुभ, मैंने इस शादी को रोकने की कोशिश नहीं की। ओ तो माने। शुभ कहता है, ओ हाँ, उन्हें कैसे भूल गया, वही तो है मास्टरमाइंड सब गेम की। उन्होंने ही ये खेल रचा होगा जैसे मिसेज भाभी के लिए रचा था। बीना की आंखों में आंसू आ चुके थे, मगर वो उन्हें रोकते हुए कहती है, शुभ मेरी बात सुनो, इसमें मेरे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। शुभ गुस्से में जोर से कहता है, अच्छा लेना देना नहीं है तो क्यों तुम्हारी माँ ने मेरी बहन की शादी की शर्त पर तुम्हारा रिश्ता रखा? तुम्हें क्या लगता है इससे मैं डाइवोर्स रोक दूंगा? बीना उसके हाथों को थामते हुए रोक कर कहती है, नहीं शुभ, मेरी बात सुनो। शुभ अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाते हुए गुस्से में कहता है, ये रोना धोना कहीं और जाकर करो और मेरी बात अब कान खोल कर सुन लो। हमारा डाइवर्स तो होगा और अगले 3 दिन के अंदर अंदर होगा और उसी दिन मैं दूसरी शादी भी करूँगा मोना से। और हाँ, नीति की सगाई कल के कल होगी और मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है उसे। मेरी बहन की खुशियों का ग्रहण मैं तुम्हें नहीं बनने दूंगा। बीना रोते हुए, शुभ मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो कितने दिनों से बेड पर ही थी, बीमार थी। मुझे विशाल और नीति के बारे में भी तब पता चला जब शुभ आया था मुझे बताने। और माँ ने कोई शर्त रखी है, ये भी मुझे विशाल ने अभी कुछ देर पहले बताई। शुभ अब खड़ा होता है और कहता है, वाह, माँ ने काम कर दिया और बेटी को खबर नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? अच्छे से जान चुका हूँ तुम लोगों को, समझी? बीना अपने सिर पर हाथ रख टेबल से सिर टिका रख रोने लगती है। शुभ जाने लगता है कि तभी बीना उसका हाथ थाम कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी और माँ को भी मना दूंगी, तुम्हारी लाइफ से भी चली जाऊंगी, मगर बस एक सवाल का जवाब दे दो। शुभ जो बीना का उसके हाथ थामे उसके वजह से रुक गया था, कुछ नहीं बोलता। बीना कहती है, क्या तुमने सच में मुझसे प्यार किया था? शुभ बीना की इस बात का मतलब समझ नहीं पाया। वो पलटकर बीना की ओर देखता है जो अभी उसे ही देख रही थी। शुभ कुछ सोचता है और कहता है, क्या क्या चाहती हो? बीना कहती है, तुमने कभी मुझे अपना प्यार माना है? क्या कभी प्यार को समझा है? शुभ कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था बीना, अगर ना करता ना तो अब तक तुम्हारे साथ न जाने में क्या कर बैठता। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। बीना की आंखों में अब भी आंसू थे। वो कहती है, क्या प्यार इसे कहते हैं शुभ? क्या सच में प्यार यही होता है कि अगर किसी साथी ने एक गलती कर दी तो उसको कभी माफ़ न करने की कसम खा ली जाए? क्या ऐसा प्यार होता है कि एक गलती पर उसको उम्र भर की सज़ा दे दो? शुभ अब भी चुप था, वो बस बीना के आंसू देख रहा था। बीना आगे कहती है, मानती हूँ मैंने तुमसे पैसे के लिए शादी की थी, मगर अब मुझे मेरी गलती का एहसास है। तुमसे दूर जाने के बाद मुझे पल पल तुम्हारे साथ का, तुम्हारे प्यार का एहसास हुआ। अब मुझे पता चला कि प्यार प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसके सामने सारी दौलत फीकी है। अगर मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँ
तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? क्या मुझे वापस अपनी ज़िंदगी में लाओगे? वीना की आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे। सुबह एक सख्त आवाज़ में कहता है, तुम्हारे नाटक का मुझ पर असर नहीं होगा, समझी? और तुम प्यार की बातें करती हो जिसे आज तक अपने दी के प्यार का समझ नहीं आया। मेरा प्यार समझ नहीं आया, तुम प्यार को समझोगी? वीना कहती है, हाँ मैं समझूंगी मैं, समझे तुम? फिर वो हिम्मत करके खड़ी होती है और कहती है, तुम प्यार को बातें करते हो, मेरे आंसू मेरी बात तुम्हें नाटक लग रहा है, ये बताओ तो सच क्या लगेगा तुम्हें? हाँ कहो, क्या सच लगेगा? मैं तुमसे तुमसे प्यार करती हूँ, मगर तुम्हें ये भरोसा नहीं होगा। कारण मेरी गलती है, जानती हूँ। तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, जानती हूँ। मगर ये इल्ज़ाम अपने सिर पर नहीं लूँगी कि विशाल और नीति के रिश्ते में मेरा कहीं भी कोई भी हाथ। बीना अचानक यहीं ज़मीन पर गिर जाती है। सो बीना की ज़मीन में गिरने पर उसके पास आता है। बीना बेहोश हो चुकी थी। वो टेबल पर रखे पानी का गिलास लेकर उसके मुंह पर पानी छिड़कता है और कहता है, बीना बीना क्या हुआ बीना? बीना कोई जवाब नहीं देती तो बीना दी, विशाल ने आते हुए जोर से कहा। सो विशाल को देख विशाल ये अचानक विशाल कहता है, मैंने दी से कहा था मत जाओ, मगर ये नहीं मानी, आपसे मिलने के लिए आ गई। इन्हें डॉक्टर ने कहा था बेड रेस्ट को। शुभ कहता है, क्यों क्या हुआ इसे? विशाल कहता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी दी को लेकर चलिए। शुभ कहता है, हाँ। फिर शुभ बीना को उठाकर बाहर की ओर जाता है। इधर मैं किरण के साथ एक बस्ती में पहुंचता है। किरण में कार में बैठे बैठे कहती है, लो आ गई मेरी दुनिया। मैं किरण के चेहरे की स्माइल को देखकर कहता है, तो चलो। किरण और मैं कार से बाहर आते हैं और अभी भी बाहर आ जाता है। अभी के आते ही एक बच्चा जो वहाँ बैठे टायर में हवा भर रहा था, उन लोगों को देख बहते हुए आते हुए कहता है, डोनेशन वाले भैया और दी आ गए, सभी आ जाओ। मैंग डोनेशन वाले भैया न सुन किरण की तरफ सवालिया नज़र से देखता है और कहता है, किरण ये सब बच्चे वाला आ चुके हैं। किरण कहती है, ये बच्चे तुम्हें डोनेशन वाले भैया कह रहे हैं। इसका कारण यह है कि तुमने इन्हें डोनेशन दिया है, इसलिए। मैं कहता है, मैंने? किरण कहती है, हाँ तुम्हें याद है, एक बार चेक लिया था तुम्हारा। मैं कुछ दिन को याद करते हुए, वो जब तुम मेरे पैर पर मार कर भाग गई थी। किरण हल्के से हंसते हुए कहती है, हाँ। तभी सभी बच्चे कहते हैं, आप मयंक भैया हैं ना? अभी कहता है, हाँ। तुझे दिख नहीं रहा, कोट पैंट टाई एकदम झकास लग रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे दीदी ने बताया था। किरण इशारा करके अभी को चुप रहने का कहती है। मयंक कहता है, अरे चुप क्यों करवा दे रही हो? मुझे भी जानना है, तुम चॉकलेट चोर के अलावा मुझे और क्या क्या कहती हो? किरण कहती है, कुछ कुछ नहीं कहती। अब हम चलें क्या फिर अभी को देखकर? अभी चलें? अभी कहता है, हाँ दीदी। किरण सभी बच्चों के साथ मयंक को लेकर एक जगह आती है। एक बड़े हॉल में से होते हुए वो एक बड़े से कमरे में जाते हैं, जहाँ एक कमरे में एक बोर्ड लगा हुआ था, कुछ ब्रांचेस लगी हुई थी। अभी कहता है, भैया ये है हमारी दुनिया, किरण दीदी की दुनिया, जिसमें वो हमें पढ़ाती हैं, हमारी हेल्प करती हैं, और उससे आपने हमारी हेल्प की। मैं हंसते हुए, मैंने क्या किया बेटा? अभी मुस्कुरा कर कहता है, आपने पैसे दिए ताकि हम पढ़ सकें। किरण दीदी ने ये स्कूल बचाया, आपके पैसों से। ये स्कूल जिसका था वो अब बंद कर रहे थे, तभी किरण दीदी ने आकर इसे बचा लिया। मैं किरण की तरफ देखता है। किरण कहती है, मैंने नहीं, इन्होंने बचाया। तभी एक आदमी आते हुए, हेलो मिस किरण। किरण कहती है, हेलो मिस्टर सैफ। किरण कहती है, मिस्टर सैफ ये हैं जिन्होंने डोनेशन दिया था। सैफ हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हेलो मिस्टर मैंक, आपने इन बच्चों की हेल्प की, उसके लिए बहुत शुक्रिया, वरना इन बच्चों का साल बर्बाद हो जाता और शायद कुछ तो आगे पढ़ भी नहीं पाते। मैंक हाथ मिलाते हुए कहता है किरण को देखकर, अरे मैंने कुछ नहीं किया, वो तो किरण ने ही सब। तभी एक बच्चा आते हुए, सर वो सब तैयारी हो गई है। सैफ किरण को देखता है और फिर बच्चे से, चलो हम आते हैं। कुछ देर बाद मैंक, किरण और सभी बच्चे एक ग्राउंड में आते हैं। किरण मैंक को बताती है कि आज वहाँ स्पोर्ट्स इवेंट रखा गया है, जिसका चीफ गेस्ट तुम्हें बनाया गया है। मैंक कहता है, मुझे? किरण मुस्कुरा कर कहती है, हाँ तुम्हें, और ये बच्चे तुमसे मिलना चाहते थे, बस इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई। मैंक कहता है, अच्छा, जब भी तुमने मुझे शौक देकर हॉस्पिटल बुलाया था।
किरण हंसते हुए, अरे नहीं वो तो अभी, और मैं जब तुमसे मिलने आ रहे थे तब रास्ते में मेरा पर्स लेकर एक आदमी भागा, अभी भी उसके पीछे पीछे गया। वो उस आदमी के एक पत्थर मारा जिससे वो आदमी जमीन पर गिर गया। अभी उसके पास पर्स लेने गया तो वो आदमी अभी को धक्का देकर वहां से भाग गया। तभी अभी का सिर एक बड़े पत्थर से जा लगा और खून बहने लगा। बस इसलिए मैं हॉस्पिटल में थी। मैं चिंतित होते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना? किरण मुस्कुरा कर कहती है, हाँ ठीक हूँ। फिर किरण मैं का हाथ पकड़ एक बड़े से चेयर पर जाकर बैठ जाती है। स्पोर्ट्स इवेंट शुरू होता है। रेसिंग से रेस स्टार्ट होती है। मैं किरण को ही देख रहा था। किरण के फेस पर आज तक ऐसी खुशी उसने नहीं देखी थी जो आज थी। इधर शुभ विशाल के साथ बीना को लेकर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बीना का चेकअप करती हैं और उसे एडमिट कर लेती हैं। शुभ को बीना की फिक्र हो रही थी, मगर वो अपने चेहरे पर वो चिंता नहीं लाना चाहता था। विशाल कहता है, जीजू आपने ये ठीक नहीं किया। मेरी दी वैसे ही बहुत परेशान थी। और अब शुभ कहता है, और जो उसने किया वो ठीक था। विशाल कहता है, जीजू आप दोनों के बीच क्या मैटर है मैं नहीं जानता, मगर प्लीज़ मेरी दी को उसके लिए माफ़ कर दीजिए। वो काफ़ी तकलीफ़ में है। जिस दिन से आपने उसे डाइवोर्स देने की बात कही है वो न कुछ खा रही है न पी रही है, बस एक ही बात कहती है कि उन्हें आपसे माफ़ी चाहिए। सो विशाल की हर एक बात ध्यान से सुन रहा था। तभी उर्मिला जी वहाँ जाती हैं, क्योंकि विशाल ने गाड़ी में ही उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था बीना के बारे में। विशाल बीना को छोड़ने आया था शुभ के पास, क्योंकि बीना की तबीयत बहुत ख़राब सी थी और वो कैफे के बाहर से सब देख रहा था। मगर जब उसने बीना को रोते देखा तो अंदर आया। तभी उसने बीना को बेहोश देखा। उर्मिला जी आते हुए सीधा विशाल के पास जाती हैं और कहती हैं, अब कैसी है? विशाल कहता है, वो ठीक है। मिश्री भी वहीं आ जाती है। तो उर्मिला पीछे पीछे आई थी। असल में उर्मिला जी को समझाने गई थी, मगर तभी विशाल का कॉल आया और वो भी उर्मिला जी के साथ वहाँ आ गई। मिश्री कहती है, शुभ बीना। शुभ वहाँ उर्मिला को देख गुस्से में आ जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। मिश्री फिर बीना के रूम के बाहर से उसे देखने कहती है। उर्मिला जी भी बहुत दुखी थी बीना के लिए। जब बीना कुछ आराम में होती है तो मिश्री उससे मिलकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि रात होने वाली थी। इधर मैं किरण के साथ पूरे स्पोर्ट्स इवेंट एंजॉय करता है और किरण से कहता है ये दिन उसकी लाइफ का बेस्ट दिन था। उसे लगा वो भी बच्चा बन गया है सबके साथ। किरण मुस्कुरा रही थी। मैं कहता है, किरण को गले लगा लेता है और कहता है, थैंक यू मुझे इन बच्चों से मिलवाने के लिए और इनकी हेल्प करने में मेरी कंट्रीब्यूशन लेने के लिए, वरना इतने प्यारे बच्चे अपना फ्यूचर खो देते। किरण कहती है, थैंक यू टू मैंक मेरी लाइफ को, मेरी दुनिया को समझने के लिए। मिश्री जब घर आती है तो सीधा अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ देखती है पारस पहले से बैठा था और थोड़ा गुस्से में था। पारस को देख मिश्री को याद आता है पारस के कहे शब्द, वो फैमिली लालची है। मिश्री बिना पारस को देखे वहाँ से सीधा कवर्ड खोलती है। पारस मिश्री को एक नज़र देकर कहता है, तुम कहाँ गई थी? मिश्री कहती है, कवर्ड से कपड़े लेकर जाने लगती है। पारस सख्त आवाज़ करके कुछ पूछा मैंने। मिश्री कहती है, मगर मैं जवाब नहीं दूंगी। इतना कहकर मिश्री वहाँ से सीधा बाथरूम में चली जाती है। पारस को मिश्री के न बोलने का कारण समझ नहीं आया। कुछ देर बाद मिश्री बाहर आ जाती है और ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर बैठ जाती है। पारस मिश्री को ही देख रहा था। पूरे कमरे में शांति छाई हुई थी। पारस काफ़ी देर बाद कहता है, क्या हुआ? मिश्री अपने हाथों में म्यूजिक राइजर लगाते हुए, कुछ नहीं। पारस को इतना तो समझ आ रहा था कि मिश्री नाराज हो। मिश्री अब कुछ नहीं बोलती। पारस अपनी जगह से खड़ा होता है। पारस आकर कहता है, मिश्री सुनो मेरी बात। मिश्री खड़े होकर वहाँ से जाने लगती है। पारस को अब गुस्सा आ रहा था। वो मिश्री को बाजू पकड़ गुस्से में अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। मिश्री अपनी नज़रें नीचे ही रखती है। ये हरकत पारस का गुस्सा और बढ़ा देती है। पारस मिश्री की दोनों बाजुओं को और कसकर पकड़ कर कहता है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी खामोशी मुझे पसंद नहीं। और तुम? मिश्री अब भी कुछ नहीं बोलती। उसकी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं और वो दर्द से कराहते हुए आह। पारस का गुस्सा अब और बढ़ गया था। वो कहता है, मिश्री बोलो क्या हुआ है? मिश्री अब भी दर्द से कराहते हुए, आह मुझे दर्द हो रहा है पारस जी। पारस मिश्री की आह सुन छोड़ देता है। मिश्री वहाँ से चली जाती है। पारस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मिश्री डिनर बनाकर सबको डिनर सर्व करती है।
नीति और पारस वहाँ मौजूद नहीं थे। शुभ नहीं आया था। बाकी लोग भले ही खाने की टेबल पर बैठे थे, मगर खाने का मन किसी को नहीं था। कुछ देर बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मिस्री कुछ देर बाद सब काम निपटा कर अपने कमरे में आती है। बेड पर बैठकर वो चादर ओढ़ बैठ जाती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कैसे सब ठीक करे, क्या करे। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। उसे पारस का भी किया हुआ गुस्सा याद आता है। वो झट से लेट जाती है और चादर ओढ़ लेती है और सोने का नाटक करने लगती है। पारस जब रूम में आता है तो देखता है मिस्री सो रही है। उसे मिस्री की नाराज़गी का कारण समझ नहीं आ रहा था। वो शुरू से आखिरी तक सब कुछ सोच चुका था। उसने मिस्री की डायरी भी देख ली, मगर इस बार मिस्री ने उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। विशाल और नीति के रिश्ते की वजह से मिस्री नाराज नहीं होगी, ये भी वो जानता था, क्योंकि मिस्री ने खुद ये हक सिर्फ पारस को दिया था। मगर फिर कारण क्या है? पारस यही सोचते हुए मिस्री को देख रहा था। फिर वो वहीं बैठ जाता है और मिस्री के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, मिस्री, तुम क्यों इतना खामोश हो? जब जब तुम कुछ बोलोगी नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि हुआ क्या है? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी खामोशी मेरे दिल में खंजर की तरह चुभती है। फिर वो काफ़ी देर तक मिस्री को देखता रहता है, जैसे वो मिस्री से जवाब की उम्मीद कर रहा था। मगर कुछ देर बाद वो उठाकर वापस बेड की दूसरी साइड जाकर लेट जाता है। लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। मिस्री लाइट्स ऑफ होते ही मिस्री आंखें खोल लेती है। वो मन में कहती है, पारस जी, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बस बुरा लगा है कि आपने क्यों ऐसा कहा कि मेरी फैमिली लालची है। मैं भी उसी परिवार से आई हूँ, तो कहीं आपको ये तो नहीं लगता ना कि मैं भी वीना के जैसी हूँ? अगर ऐसा है तो आप भी। मिस्री ये बातें सोच सोच कर रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पारस जो अभी लेटा ही था, तभी उसको मिस्री की सिसकियाँ सुनाई आने लगती हैं। वो तुरंत लाइट ऑन करता है और मिस्री के पास आगे बढ़कर उसको देखते हुए कहता है, मिस्री। मिस्री लाइट्स ऑन होते ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। पारस मिस्री का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ घुमा लेता है और कहता है, मिस्री, तुम रो रही हो। मिस्री अब भी आंखें बंद किए हुए थी। पारस अब परेशान हो जाता है। वो कहता है, मिस्री, अब क्यों आंखें बंद कर ली? देखो, कुछ हुआ है क्या? मैंने कोई गलती की है क्या? तुम बताओ तो सही, हुआ क्या है? आगे मैंने गलती की है तो? पारस इससे आगे कुछ बोलता, मिस्री अपना हाथ आगे बढ़ाकर पारस के सीने से लग रोने लगती है। मिस्री के ऐसा करने पर पारस उसको खुद में समेट लेता है और कहता है, मिस्री, तुम रो मत प्लीज। मिस्री, बताओ तो, हुआ क्या है? मिस्री बस रोई जा रही थी। पारस मिस्री को अपनी बाहों में थामे रहता है। कुछ देर बाद मिस्री सिसकियाँ लेते हुए कहती है, पारस जी, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं खुद से ही बस रोने लगती है। पारस मिस्री के चिन को हल्के से उठा लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मिस्री, तुम फिर क्यों रो रही हो? वो मिस्री की आंखों के आंसू पोंछते हुए कहता है, मिस्री, पारस जी, आपको ये लगता है कि मैं भी पैसे के पीछे जाती हूँ? मैं भी लालची लड़की हूँ। मिस्री फूट फूट कर रो रही थी। पारस कहता है, मिस्री, चुप, जाए, तुमसे किसने कहा? मिस्री सिसकियाँ लेते हुए कहती है, आपने कहा ना, मेरी फैमिली लालची है, वो लोग पैसे के पीछे। पारस अब समझा कि मिस्री को बुरा किस चीज़ का लगा है। वो कहता है, मिस्री, मैंने ये तुम्हें नहीं कहा, वो तो गुस्से में बस। मिस्री कहती है, नहीं नहीं पारस जी, मुझे पता है आपको लगता है कि मेरी फैमिली लालची है। आपको मेरे बारे में भी यही लगता है ना? अगर ऐसा है तो आप अभी मना कर दीजिए शादी को। हम शादी नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहती आप दोबारा। अब पारस थोड़ी सख्ती से कहता है, बस इसके आगे नहीं। मैंने ये सब बस इसलिए कहा क्योंकि जो सच्चाई मुझे पता है वो सच्चाई तुम्हें नहीं पता। जिस परिवार को अपना समझ तुम आंसू बहा रही हो, तुम जानती हो वो परिवार तुम्हारे रति भर भी फिक्र नहीं करता। तुम्हारे साथ आज तक उन लोगों ने इतना जुल्म किया है। उर्मिला ने तुम्हें राकेश के हाथों बेच दिया था। उसने पैसों के लिए ये सब किया। वो तुम्हारी शादी उस आदमी से जानबूझकर करवा रही थी, समझी? मिस्री शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या चाची जी? पारस कहता है, हाँ, बस इसलिए मैं उस घर में अपनी बहन को नहीं भेज सकता। लेकिन तब भी विशाल की वजह से मैंने हाँ कर दिया। मगर उर्मिला ने तो शर्त रखी, उसके होते हुए मैं शादी नहीं करूँगा।
शुभ का फैसला है बीना को डाइवोर्स देने का, और मैं उसे नहीं रोकूंगा और न रोकने दूंगा। बस रिश्ते को मैं चाहूँ तो एक झटके में करवा दूं और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मगर ये बात विशाल को अच्छा नहीं लगेगा और न वो अपने परिवार के बिना मेरी बहन के साथ खुश रहेगा। मिश्री कहती है, पर अब नीति से दूर होकर भी तो वो खुश नहीं है ना। मैं मानती हूँ कि चाची गलत है, मगर इसकी सजा आप नीति और विशाल को मत दीजिए प्लीज। पारस मिश्री की आंखों में आंसू देख एक गहरी सांस लेता है और कहता है, जो तुम चाहती हो कि मैं अपनी बहन का रिश्ता उस परिवार में कर दूँ। मिश्री एक सीधा साधा जवाब देती है, नहीं, परिवार से नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी बहन की शादी मेरे भाई से करवा दो, उस भाई से जिस पर मुझे पूरा यकीन है कि वो उसे खुश रखेगा। वो भाई जिसको नीति पसंद करती है। और रही बात चाची जी की, मुझे यकीन है कि कल तक वो शायद मान जाएंगी। मैंने उन्हें समझाया था। पारस एक हल्की हंसते हुए, मेरी भोली मिश्री, बुरे लोग कभी नहीं बदलते, बस अपने मतलब से अपना बिहेवियर बदल लेते हैं, बाद में हमें ही धोखा देते हैं। मिश्री कहती है, नहीं पारस जी, मुझे यकीन है वो सुधर गई हैं। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। आपने हर उस बात की जो उन्होंने आज तक मेरे साथ किया था, और बीना वो तो अपनी गलती पर पछता रही है। पारस मिश्री की बात सुन मन में कहता है, मिश्री तुम बहुत सीधी हो और उर्मिला बहुत शातिर। फिर वो मिश्री को अपनी बाहों में भर कर कहता है, तुम सो जाओ, कल तक मैं कुछ सोच करता हूँ। नीति की शादी विशाल से ही होगी। मिश्री कहती है, सच? पारस कहता है, हाँ। मिश्री अब थोड़ा मुस्कुरा लेती है और पारस में खुद को छिपा कर आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह पारस जब जॉगिंग के लिए जा रहा था, तभी शुभ कहता है, भाई मुझे कुछ बात करनी है आपसे। पारस आगे जाने लगता है। शुभ भी उसके साथ साथ चलते हुए बाहर की तरफ आ जाता है। पारस जॉगिंग करने लगता है। शुभ उसके साथ जॉगिंग करते हुए, भाई मुझे नीति के बारे में बात करनी है। नीति? पारस अब रुकते हुए कहता है, क्या कहना है? तुम बीना को चांस देना। शुभ कहता है, नहीं भाई, मैं उसे चांस नहीं दे रहा। मैं बस नीति की खुशी के लिए कह रहा था कि विशाल और नीति का रिश्ता हो जाने दीजिए। पारस कहता है, और उर्मिला की शर्त? शुभ कहता है, वो अभी। पारस शक निगाहों से देखते हुए कहता है, क्या? शुभ कहता है, भाई वो अभी बीना की कॉल आई थी और उसने कहा कि उर्मिला जी मान गई हैं और अब वो इस शादी में कोई रुकावट नहीं होने देंगी। पारस कहता है, हाँ। शुभ कहता है, और भाई मैंने नीति की सगाई की सारी तैयारी करवा दी है आज के लिए, क्योंकि मुझे लगता है शायद देर करने पर रुकावट और आएगी। पारस एक नज़र शुभ को देखता है और कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे? कुछ है जो छुपा रहे हो? शुभ थोड़ा सा पकाते हुए कहता है, नो ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। आप बताइए कि आप रेडी हैं? पारस कहता है, ठीक है। और फिर वो अपनी जॉगिंग वापस करना शुरू कर देता है। शुभ खुश होता है और घर की तरफ वापस जाने लगता है। मिश्री जो बाहर गार्डन में फूल लेने आई थी पूजा के लिए, कहती है, शुभ। शुभ मिश्री को देख उसकी तरफ बढ़ जाता है। शुभ के चेहरे पर मुस्कान देख वो कहती है, शुभ क्या हुआ? आज बड़े दिनों बाद आपके फेस पर स्माइल है। शुभ कहता है, भाभी स्माइल वाली ही बात है, भाई मान गए हैं नीति और विशाल के रिश्ते के लिए, और आज ही नीति की सगाई होगी। सच? नीति ने आते हुए खुश होकर कहा। शुभ और मिश्री नीति की तरफ देखते हैं। नीति शुभ के पास आकर उसका हाथ थाम कहती है, ब्रो, सच है, कहिए, क्या सच में मेरे और विशाल की सगाई? शुभ कहता है, हाँ आप जाओ, अपना पर्स नीति के हाथ में देते हुए, लो मेरा कार्ड और जाकर शॉपिंग करो, अपने लिए आज शाम की सगाई है। नीति कहती है, शुभ के गले लग कर कहती है, हाँ ब्रो, और उससे पहले विशाल को बता देती हूँ। नीति विशाल को कॉल मिलाते हुए वहाँ से चली जाती है। मिश्री मुस्कुराते हुए कहती है, ओके, तो मैं घर वालों को बता देती हूँ। मिश्री घर के अंदर जाने लगती है। शुभ उसे जाता देखता रहता है। 1 मिनट पहले जो इसके फेस पर स्माइल थी वो गायब हो गई थी। शुभ याद करता है, कुछ देर पहले बीना का कॉल आया था। बीना का कॉल देख शुभ कॉल पिक करके कोल्ड वॉइस में कहता है, हाँ। बीना कहती है, शुभ मैं तुमसे। शुभ कहता है, देखो, फिर प्यार वार की बात मत करना, घिन आती है अब मुझे प्यार के शब्द से। वीना कहती है, नहीं करूँगी, बस एक बात बता दो, क्या तुम सच में मोना से शादी करना चाहते हो या मेरी वजह से? शुभ कहता है, हाँ करना चाहता हूँ, और तुम उससे बाधा उसमें बाधा हो।
बीना एक गहरी सांस लेती है और फिर अपनी रुआसी आवाज़ में कहती है, ओके ठीक है, तो तुम नीति और विशाल की सगाई की तैयारी करो। मैं तुम्हें सगाई के बाद डाइवोर्स पेपर साइन करे हुए दे दूंगी। शुभ शक भरी आवाज़ में कहता है, मैं कौन सा नया नाटक है? बीना कहती है, ये नाटक नहीं, हकीकत है मेरी लाइफ की एक सबसे बुरी हकीकत। खैर जाने दो, तुम नीति की सगाई की तैयारी करो। शुभ धमकी भरे लहजे में कहता है, ठीक है, मगर अगर इसमें कोई चाल हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिना कॉल कट कर देती है। फ्लैशबैक एंड शुभ एक उदासी भरी चेहरे के साथ वहाँ से चला जाता है। मिश्री भी अंदर जाकर सबको बताती है। इधर विशाल उर्मिला से आकर कहता है, माँ आप मान गई, थैंक यू थैंक यू। उर्मिला जी मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा मान गई, अब जा तू तैयारी कर सगाई की। विशाल चला जाता है। उसके जाते ही उर्मिला की फेस की स्माइल गायब हो जाती है। वो कहती है, मिश्री तेरी वजह से मेरी बेटी का घर टूटा है। उसके कहने पर मैं मान गई सगाई के लिए, जिसकी वजह से आज तू बहुत खुश होगी, मगर तेरी लाइफ की आखिरी खुशी बना दूंगी। फिर वो अपने फ़ोन को देखने लगती है। सभी तैयारियां हो चुकी थी। पारस ने भी अपनी टीम भेजकर जो कमी थी उसको पूरी कर दी थी, जैसे नीति का फेवरेट फ्लावर का की डेकोरेशन, नीति की डिसाइड की हुई मेनू एंड ऑल। पारस ने अपने डिजाइनर भेज दिए थे क्योंकि टाइम कम था और शॉपिंग काफ़ी करनी थी। पारस ने सभी के लिए घर पर ही सब कुछ अरेंज कर दिया था, मगर वो खुद ऑफिस में था। मिस्री उसे बहुत मिस कर रही थी, मगर वो जानती थी कि उसका ऑफिस होना ज़रूरी है, क्योंकि मिस्री के कंपनी को मिले प्रोजेक्ट और पारस को मिले नए प्रोजेक्ट सब अभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सभी अपने अपने कपल के लिए शॉपिंग कर रहे थे, मगर मिस्री सुधा जी के साथ बैठी थी। शुभ अभी वहाँ नहीं था। नीति ने अपने लिए एक बढ़िया डिजाइनर ड्रेस ली। पूनम ने इस बार कुछ वेस्टर्न सेलेक्ट किया था। सावित्री जी और अमिताभ जी ने भी शॉपिंग कर ली थी। सुधा जी ने भी अपनी साड़ी सेलेक्ट कर ली थी। मिश्री तुम भी कुछ ले लो, सावित्री जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा। पूनम भी मिश्री को देखकर कहती है, अरे हाँ मिश्री, तुमने तो कुछ नहीं लिया। मिश्री कहती है, मैं क्या लूँ माँ, आप ही कुछ ले दीजिए। बेजी कहते हैं, अरे नहीं मिश्री, तुम आओ तो सही, कुछ तो देखो, आखिर नीति की सगाई है। नीति कहती है, हाँ भाभी आप भी कुछ ले लीजिए। फिर मिश्री के पास आकर आगे हाथ बढ़ाकर कहती है, भाभी क्या आप अब भी नाराज़ हैं मुझसे? मिश्री मुस्कुराते हुए सवाल करती है, नाराज़? मगर क्यों? नीति कहती है, वो मैंने आज तक आपसे। मिश्री कहती है, अरे नहीं। फिर नीति के गाल पर हाथ रखते हुए, तुम तो मेरी प्यारी नीति को हो, तुमसे क्यों नाराज़ होना। नीति फिर मिश्री का हाथ पकड़ कहती है, तो चलिए आज आपके लिए एक स्पेशल ड्रेस चुनी है मैंने। मिश्री नीति के साथ चलते हुए, ड्रेस? नीति मिश्री की तरफ देखकर उल्टा चलते हुए, हाँ, क्यों आप मेरी पसंद की ड्रेस नहीं लोगी? मिश्री कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नीति कहती है, सो चलिए। नीति मिश्री पारस के भेजे डिजाइनर के पास लेकर जाती है और कहती है, ये देखिए, ये है मेरी ब्यूटीफुल भाभी, इनके लिए सबसे परफेक्ट ड्रेस दिखाइए जो मैंने सेलेक्ट की थी। आखिर पारस राजपूत की वाइफ हैं ये। वो डिजाइनर, ओके ठीक है। फिर वो मिश्री के सामने एक ड्रेस लेकर आती है। मिश्री उस ड्रेस को देखती है और कहती है, नीति ये तो वेस्टर्न स्टाइल है। नीति एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहती है, हाँ मिश्री। फिर उस ड्रेस को हाथ में उठाकर पलट कर देखे हुए, उसका नेक तो डीप है, बहुत ज़्यादा। नीति अब मुँह थोड़ा सा उदास करते हुए, क्या आप मेरे लिए ये नहीं पहन दे सकती? मिश्री ड्रेस से नज़र हटा नीति को देखते हुए कहती है, पर फिर नीति का उदास मुंह देखकर कहती है, ओके ठीक है, मगर कुछ गड़बड़ हुई तो? पूनम आते हुए, वाह कितनी प्रीटी है मिश्री, तुम ये ले रही हो? मिश्री कहती है, हाँ मगर सोच रही हूँ माँ पापा क्या सोचेंगे। पूनम कहती है, कुछ नहीं सोचेंगे, हमारे माँ पापा को तुम ओल्ड फैशन सोचती हो। मिश्री कहती है, अरे नहीं मगर। नीति कहती है, भाभी अब आगे मगर नहीं, आप इसे पहन रही हैं बस। मिश्री पहले पूनम को देखती है और फिर नीति को देख, ओके ठीक है। नीति खुश होकर मिश्री को गले लगा लेती है। अब सबकी शॉपिंग हो चुकी थी। उधर पारस ने उर्मिला के घर भी डिजाइनर भेज दिए थे, वहाँ की भी सभी शॉपिंग हो चुकी थी। शाम का समय था, सभी लोग हॉल के लिए निकलने वाले थे। मिश्री अपने रूम में रेडी हो रही थी। उसके साथ उसका पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट था। आखिर
पारस ने सबके लिए एक पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट हायर किए थे। मिस्री रेडी हो गई थी, मगर अब भी उसके दिल में अजीब सी हलचल मच रही थी। वो अपने मेकअप आर्टिस्ट से कहती है, क्या मैं सही लग रही हूँ? मतलब कहीं कुछ अजीब तो नहीं लग रहा ना, या कहीं कुछ ज़्यादा रिलोइंग तो नहीं लग रहा? मेकअप आर्टिस्ट हल्के से मुस्कुराते हुए, मैम आप बहुत अच्छी लग रही हो। मिस्री कहती है, फिर तुम हंस क्यों रही हो? मेकअप आर्टिस्ट कहती है, क्योंकि सर ने मुझे पहले ही बताया था कि उनकी वाइफ थोड़ी सी शर्मीली हैं, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगी। आप बिल्कुल हेसिटेट मत होइए, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। तभी अपनी टाई के साथ कुश्ती लड़ते हुए, मतलब समझ रहे हैं ना आप, उससे टाई बंध नहीं रही थी और लड़ते हुए पारस अंदर आता है और टाई को बांधने की कोशिश करते हुए टाई को ही देखते हुए कहता है, मिस्री देखो ना, ये बंद नहीं रही, हमेशा बन जाती है, मगर आज न जाने क्या हो गया इसे। मिस्री पारस की आवाज़ सुनते ही खड़ी हो जाती है और पलटकर पारस को देखती है। पारस जो अभी टाई को ही देख रहा था, मिस्री से कोई जवाब न पाकर मिस्री की तरफ देखकर कहता है, तुम चुप क्यों हो, देखो ना। पारस मगर आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। मिस्री को देख उसकी नज़र मिस्री पर ही जा टिकी। मिस्री ने एक फुल हाई लेंथ फिश स्टाइलस का गाउन पहना था, जिसकी स्लीव्स कुछ शोल्डर से नीचे की तरफ थे और बैक काफ़ी डीप थी। मिस्री पारस को कुछ न बोलते देख पारस की तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही? पारस धीरे धीरे कदमों से मिस्री की तरफ बढ़ता है। पारस को आते देख मेकअप आर्टिस्ट वहाँ से चली जाती है। पारस अभी कुछ नहीं बोल रहा था। वो तो जैसे मिस्री को निहारते हुए उसकी छवि अपने दिल में समेटकर कहीं छुपाना चाहता था। मिस्री पारस को आंखों में देखकर फिर सवाल करती है, क्या हुआ आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? पारस मिस्री के पास आता है और बिना कहे मिस्री की तरफ टाई बढ़ा देता है, मगर उसकी नज़र एक मिनट भी मिस्री से नहीं हटी थी। मिस्री के चेहरे पर शर्म की लालिमा झलक रही थी और रुक रुक कर अपने कानों के पास की लटें संवार रही थी। पारस के हाथ में टाई देख वो उसे लेकर उसकी टाई बांधने लगती है। अब दोनों की नज़रें एक दूसरे से जा टिकी थी। मिस्री पारस को देखते हुए कहती है, आपको मैं। पारस मिस्री के मुंह पर अपनी उंगली रख कर कहता है, चुप। मिस्री अब चुप हो जाती है। मिस्री और पारस की नज़रें एक दूसरे को ही देख रही थी। तभी बिहान दौड़ता हुआ कमरे में आता है और कहता है, मामी मामू देखिए ना, मामा मुझे डैडी के जैसे टाई नहीं बांध रही। वो कह रही हैं मैं छोटा हूँ। मिस्री बिहान को देखती है, उसके हाथों में टाई थी। मिस्री जो अभी भी पारस की टाई पर हाथ रखे हुए थी, वो पारस की टाई बीच में ही बांधना छोड़ थोड़ा सा झुककर बिहान के गालों पर हाथ रखकर कहती है, बेटा लाओ मैं बांध देती हूँ। बिहान अपने आंखों में चमक लेकर मुस्कुराते हुए, सच्ची? मिस्री उसके हाथों से टाई लेकर कहती है, मुच्ची। और फिर बिहान के गले में टाई बांध देती है। बिहान टाई देखकर फिर मिस्री को देखकर कहता है, मामी। मिस्री मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ। पारस अभी दोनों को देख रहा था। बिहान पहले पारस को देखता है और फिर अपने हाथों से इशारा करके कहता है, मामी यहाँ आइए मेरे पास। मिस्री थोड़ा और झुककर उसके पास आती है तो बिहान उसके गालों पर किस करके कहता है, मामी आप बहुत क्यूट हैं और प्रिटी भी। और फिर इतना कहकर वहाँ से भाग जाता है। बिहान के किस करते ही मिस्री अपने गालों पर हाथ रख लेती है और यहाँ पारस की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो बिहान को जाता देखता रहता है। उसके बाद मिस्री मुस्कुराकर खड़ी होती है और कहती है, पारस जी। पारस जो अब भी बिहान को जाते हुए देख रहा था। मिस्री को आवाज़ पर होश आता है और कहता है, हाँ पारस जी, लाइए टाई बांध देती हूँ। पारस अब मिस्री को देख रहा था। मिस्री टाई बांध देती है, मगर पारस तो बस मिस्री को ही की उड़पी उल्टी जुल्फें और होठों की लाली चेहरे की चमक को निहार रहा था। मिस्री कुछ देर बाद और फिर कहती है, टाई तो बन गई। तभी आवाज़ आती है, मिस्री पारस जल्दी आओ, जाने का टाइम हो रहा है। मिस्री आवाज़ पहचान लेती है। वो ज़ोर से कहती है, आ रही हूँ दी, बस। तभी पारस मिस्री के कमर को पकड़कर मिस्री को अपने करीब कर उसके कानों के पास जाकर कहता है, बिहान ने सही कहा है, उसकी मामी बहुत बहुत क्यूट है। फिर मिस्री के एक गाल पर किस कर लेता है। मिस्री की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। पारस आगे शिकायत वाले लहजे में कहता है, मगर एक चीज़ नहीं बताई उसने। इस वक्त पारस मिस्री की आंखों में देख रहा था। मिस्री की हैरानी अब सवाल में बदल गई थी। मिस्री सवालिया नज़रों से
पारस की आंखों में देखकर धीरे से कहती है, क्या? पारस मिस्री के होठों को देखकर कहता है, ये कि उसकी मिस्री मामी उसके नाम की तरह ही मीठी हैं। मिस्री को कुछ समझ नहीं आया था, इसलिए वो कहती है, मत। मगर पारस ने मिस्री को इससे आगे उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। उसने मिस्री के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पारस की इस हरकत का उसे अंदाज़ा नहीं था, इसलिए उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और अगले पर बंद हो गई। मिस्री जिसके हाथ इस वक्त पारस के सीने पर थे, पारस उस अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ अपने गर्दन के इर्द गिर्द कर लेता है और अपने हाथों को उसकी पीठ पर ले जाता है और मिस्री को पैशनेलिटी किस करने लगता है। मिस्री ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो पहले ही पारस का साथ नहीं दे रही थी, मगर वो उसे रोक भी नहीं रही थी। तभी पूनम फिर आवाज़ लगाकर कहती हैं, मिस्री, तुम लोग आ रहे हो या हम आ जाएं? मिस्री पूनम की आवाज़ से हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल लेती है। पारस को कुछ से दूर करने लगती है। पारस वो नाकामयाब थी। पारस मिस्री की पीठ पर अपने हाथ से कस लेता है और उसे दूर जाने नहीं देता। मिस्री काफ़ी कोशिश के बाद भी पारस नहीं रोक पा रही थी। तभी एक आवाज़ फिर आती है, मिस्री। इस बार कदमों की आवाज़ भी आ रही थी। मिस्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो पारस को कैसे रोके। तभी पारस ने अचानक उसे छोड़ दिया और मिस्री का हाथ थाम उसको कबर्ड के सामने साइड ले जाकर खड़ा कर देता है और कहता है, चुप रहना। और फिर खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है, ऐसे जिससे मिस्री किसी को दिखाई न दे। पूनम अंदर आते हुए कहती हैं, मिस्री। मिस्री कहीं नहीं दिखी। तभी पारस को देखकर कहती हैं, पारस, मिस्री कहाँ है? पारस कहता है, पता नहीं दी, वो तो अभी नीचे की तरफ गई। आपकी आवाज़ सुनकर मिस्री धीरे से कहती है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं उनसे? पूनम पारस से कहती है, पर मैंने तो उसे आते नहीं देखा। पारस फिर धीरे से मिस्री से, क्योंकि तुम इस वक्त किसी के सामने नहीं जा सकती। फिर पूनम से पारस कहता है, अरे दी, आप ठीक से देखिए, वहीं होगी। पूनम अब कन्फ्यूज होते हुए जाने लगती हैं। मिस्री अभी सामने आने वाली थी को पारस उसे फिर वापस छुपा कर कहता है, दी। पूनम जो अभी अचानक पलटकर पारस को ही देख रही हैं, कहती हैं, पारस, तुम्हारे फेस पर ये रेड रेड सा क्या लगा है? पारस अपने चेहरे को छूकर वो दी, शायद हाँ मिस्री मुझसे टकरा गई थी तो शायद उसका ही सिंदूर लग गया था। मिस्री अब तक शर्म के कारण अपनी आंखें बंद कर से पारस का शर्ट को कसकर पकड़ चुकी थी। पूनम शक से कहती हैं, अच्छा। पारस कहता है, हाँ अच्छा, आप जाइए देखिए नीति रेडी हो गई क्या? अगर हाँ तो आप लोग जाइए, मैं आता हूँ, पूनम कहती है। और मिस्री? पारस कहता है, उसे मैं ले आऊँगा। पूनम फिर हल्के से मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती हैं। असल में जब वो दोबारा पलटी थी तभी उसने मिस्री की थोड़ी सी ड्रेस देख ली थी। अरे भाई, अब वकील की बीवी हैं, इतना दिमाग तो चलना ही बनता है। वो पारस को देख समझ जाती हैं कि हुआ क्या है, मगर वो फिर भी उसे छेड़ रही थी। खैर, जब पारस को यकीन हो गया कि पूनम चली गई हैं तो पलट कर मिस्री को देखता है, जिसने नज़रें नीचे कर रखी थी। पारस मिस्री को यूं देख कर कहता है, क्या हुआ? मिस्री के तो जैसे आवाज़ भी गले में अटक सी गई थी। पारस अब मिस्री के सामने अपने एक हाथ से एक कान पकड़ धीरे से कहता है, सॉरी। मिस्री पारस के सॉरी बोलते ही उसकी तरफ ऐसे देखती है जैसे पूछ रही हो क्यों। पारस आगे कहता है, वो मैंने आज शायद तुम्हारी मर्जी के बिना। मिस्री पारस के चेहरे को ही देख रही थी, जिस पर साफ नज़र आ रहा था कि वो मिस्री से सच में सॉरी फील कर रहे हैं।